मैनिपुलेशन। ये शब्द सुनते ही दिमाग में कई तस्वीरें बनती हैं। कोई हमें धोखा दे रहा है, कोई हमारी सोच बदल रहा है, या कोई हमें हमारी मर्जी के खिलाफ किसी काम के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या मैनिपुलेशन सिर्फ बुरा होता है, या ये एक ऐसी कला है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमें ताकतवर बना सकती है। आज हम इसी रहस्यमयी टॉपिक पर बात करेंगे, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, और समझेंगे कि इंसान एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कभी अच्छे मकसद से और कभी बुरे। द साइकोलॉजी बिहाइंड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का आधार हमेशा मनोविज्ञान पर टिका होता है। हर इंसान कुछ मूलभूत भावनाओं के आधार पर फैसले लेता है: डर, लालच, प्यार, मान सम्मान और सुरक्षा। जब कोई व्यक्ति हमें मैनिपुलेट करता है तो वह इन भावनाओं में से किसी एक को टारगेट करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को यह कहकर मनाना हो कि वह अपना काम जल्दी करे, तो उसे डर दिखाया जा सकता है कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो वह अपनी नौकरी खो देगा। इसी तरह, अगर किसी को नई चीज खरीदवानी हो तो उसे यह एहसास दिलाया जा सकता है कि यह वस्तु तुम्हें समाज में सम्मान दिलाएगी। इस प्रक्रिया को समझने के लिए मनोविज्ञान में कई प्रयोग हुए हैं। उदाहरण के तौर पर, पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग प्रयोग बताता है कि कैसे किसी व्यक्ति को विशेष परिस्थिति या वस्तु से एक प्रतिक्रिया जोड़कर नियंत्रित किया जा सकता है। इसी तरह B.F. स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग यह दिखाता है कि इंसान का व्यवहार पुरस्कार और दंड से नियंत्रित होता है। यही सिद्धांत मैनिपुलेशन में काम आता है। आधुनिक समय में न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP और परसुएजन टेक्निक्स इसी मनोविज्ञान को इस्तेमाल करती हैं। इसका मतलब है कि मैनिपुलेशन केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि यह हमारे दिमाग की वायरिंग को छूने वाली गहरी प्रक्रिया है। जब हम इस मनोविज्ञान को समझते हैं तो हमें यह अंदाजा होता है कि हम कितनी बार अनजाने में किसी और के प्रभाव में आकर ऐसे फैसले कर बैठते हैं जो वास्तव में हमारे खुद के नहीं होते। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन मैनिपुलेशन। अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो मैनिपुलेशन हर युग में मौजूद रहा है। प्राचीन सभ्यताओं में राजा महाराजा अपने प्रजा को प्रभावित करने के लिए धार्मिक मान्यताओं और मिथकों का सहारा लेते थे। रोमन साम्राज्य में जूलियस सीजर ने जनता को अपने पक्ष में करने के लिए विशाल आयोजनों, युद्ध विजय के जुलूस और वक्तृत्व कला का इस्तेमाल किया। इसी तरह भारत में भी नीतिशास्त्र और चाणक्य नीति जैसी रचनाएं बताती हैं कि सत्ता हासिल करने और बचाने के लिए चालाक रणनीति कितनी अहम थी। यूरोप में मकैवेली ने अपनी प्रसिद्ध किताब द इस सो पर फा कर में भी तर करके बागी प्रिंस में साफ कहा कि एक शासक को प्यार और डर दोनों का उपयोग करना चाहिए ताकि लोग उसके काबू में रहें। 20वीं सदी में जब मीडिया और संचार साधनों का विस्तार हुआ, तब मैनिपुलेशन ने नया रूप ले लिया। नाजी जर्मनी में जोसेफ गोएबल्स ने प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर लाखों लोगों की सोच बदल दी। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने मीडिया, सिनेमा और शिक्षा को हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि जनता उनकी विचारधारा के साथ जुड़े। इन उदाहरणों से साफ होता है कि मैनिपुलेशन केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी बहुत बड़ा असर डालती है। इसका इतिहास हमें सिखाता है कि जो लोग जनता की भावनाओं को समझकर उनसे खेलते हैं, वही लंबे समय तक सत्ता और प्रभाव बनाए रखते हैं। टेक्निक्स ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन करने के कई तरीके होते हैं जिन्हें समय के साथ विशेषज्ञों ने पहचाना और परिभाषित किया है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है गैस लाइटिंग। इसमें किसी को उसकी ही सच्चाई पर शक करवा दिया जाता है। जैसे अगर कोई बार बार कहे कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, तुम गलत देख रहे हो, तो धीरे धीरे सामने वाला अपने ही अनुभवों पर भरोसा खो देता है। दूसरा है मिररिंग, जिसमें मैनिपुलेटर सामने वाले की बोलचाल, हाव भाव और पसंद की नकल करता है ताकि वह उसे अपना समझने लगे। फुट इन द डोर टेक्निक भी बहुत लोकप्रिय है, जिसमें पहले किसी से छोटा काम करवाया जाता है और फिर धीरे धीरे बड़ा। उदाहरण के लिए, अगर कोई NGO आपसे पहले सिर्फ साइन करने को कहे और बाद में दान मांगे, तो ज्यादातर लोग हाँ कर देते हैं। इसके उलट डोर इन द फेस टेक्निक होती है,
जिसमें पहले बहुत बड़ा आग्रह किया जाता है और जब सामने वाला मना करता है तो उसके बाद छोटा आग्रह किया जाता है जिसे वह आसानी से मान लेता है। इसके अलावा गिल्ट ट्रिपिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट और इमोशनल ब्लैकमेल जैसी तकनीकें भी अक्सर रिश्तों में इस्तेमाल होती हैं। ये सारी तकनीकें इस बात का सबूत हैं कि मैनिपुलेशन हमेशा जबरदस्ती से नहीं होता, बल्कि अक्सर यह प्यार, अपनापन या सहानुभूति के नकाब में छुपा होता है। मैनिपुलेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। आज के समय में मैनिपुलेशन और भी सटल और खतरनाक हो चुका है। डिजिटल युग में हर इंसान की पसंद, आदतें और डर डेटा के जरिए ट्रैक किए जाते हैं। सोशल मीडिया कंपनियां हमारी हर क्लिक को रिकॉर्ड करती हैं और फिर हमें वही कंटेंट दिखाती हैं जो हमें और ज्यादा स्क्रॉल करने पर मजबूर कर दे। इस प्रक्रिया को एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन कहा जा सकता है। विज्ञापन अब केवल उत्पाद नहीं बेचते, बल्कि वे जीवन शैली, पहचान और सपने बेचते हैं। एक परफ्यूम का विज्ञापन हमें यह नहीं बताता कि उसकी खुशबू कैसी है, बल्कि यह दिखाता है कि अगर हम यह परफ्यूम इस्तेमाल करेंगे तो हम आकर्षक और सफल बन जाएंगे। राजनीति में भी मैनिपुलेशन नए स्तर पर पहुंच चुका है। चुनावों में डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके हर मतदाता के कमजोर बिंदुओं पर टारगेटेड संदेश भेजे जाते हैं। यही कारण है कि लोग मानते हैं कि वे अपनी सोच से निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में उनकी सोच पहले से ही डिजाइन की जा चुकी होती है। इस तरह आधुनिक समाज में मैनिपुलेशन हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। हम चाहें या न चाहें, हम हर दिन इसके शिकार बनते हैं। एथिक्स एंड मोरालिटी ऑफ मैनिपुलेशन। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या मैनिपुलेशन नैतिक है? इसका जवाब आसान नहीं है। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को सब्जी खिलाने के लिए यह कहें कि यह सुपर हीरो का खाना है, तो यह मैनिपुलेशन है, लेकिन सकारात्मक है। वहीं अगर कोई धोखेबाज बुजुर्गों से उनका पैसा हड़पने के लिए झूठ बोले, तो यह मैनिपुलेशन है, लेकिन नकारात्मक है। यानी मैनिपुलेशन का नैतिक मूल्य उसके इरादे और परिणाम पर निर्भर करता है। मनोविज्ञान में इसे यूटिलिटेरियन अप्रोच से देखा जा सकता है, जिसमें कहा जाता है कि अगर परिणाम अच्छा है तो साधन भी सही है। लेकिन कांटियन एथिक्स कहती है कि किसी इंसान को कभी भी केवल साधन की तरह इस्तेमाल करना गलत है। इसीलिए अगर मैनिपुलेशन किसी की स्वतंत्रता छीन रहा है, तो वह हमेशा गलत माना जाएगा। असली चुनौती यह है कि इंसान अक्सर अपनी नीयत को अच्छा मानकर मैनिपुलेशन करता है, लेकिन सामने वाले के लिए वह नुकसानदायक साबित हो सकता है। यही वजह है कि हमें मैनिपुलेशन का इस्तेमाल सोच समझकर और सीमित रूप से करना चाहिए। प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम मैनिपुलेशन। अगर मैनिपुलेशन हर जगह मौजूद है, तो हम इससे खुद को कैसे बचाएं? सबसे पहला उपाय है क्रिटिकल थिंकिंग। हर बात को आंख मूंदकर मानने के बजाय सवाल करना। जब भी कोई हमें बहुत आकर्षक ऑफर दे या भावनाओं पर खेलकर हमें मनाने की कोशिश करे, तो हमें सोचना चाहिए कि इसका असली मकसद क्या है। दूसरा उपाय है सेल्फ अवेयरनेस, अपनी कमजोरियों को पहचानना। अगर हमें पता है कि हम आसानी से तारीफ से प्रभावित हो जाते हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि कोई हमें झूठी प्रशंसा से मैनिपुलेट न कर पाए। तीसरा उपाय है मीडिया लिटरेसी। हमें समझना चाहिए कि विज्ञापन, सोशल मीडिया पोस्ट और समाचार सब किसी न किसी नैरेटिव के तहत बनाए जाते हैं। चौथा उपाय है हेल्थी बाउंड्रीज। हमें रिश्तों में ना कहना सीखना चाहिए। अक्सर लोग अपराध बोध दिलाकर हमें मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन हमें अपने निर्णयों पर मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। अंत में, अगर हमें कभी संदेह हो कि हम मैनिपुलेट हो रहे हैं, तो हमें दूसरों से सलाह लेनी चाहिए, ताकि हम अलग दृष्टिकोण से स्थिति को देख सकें। कंक्लूजन, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंततः मैनिपुलेशन एक शक्ति है। यह उस चाकू की तरह है जिसे रसोई में इस्तेमाल करके खाना बनाया जा सकता है, और युद्ध में हथियार के रूप में भी। इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन चला रहा है और किस उद्देश्य से। हमें यह मानना होगा कि मैनिपुलेशन से बचना पूरी तरह संभव नहीं है, क्योंकि समाज, मीडिया और रिश्ते सभी इसी धागे से जुड़े हैं। लेकिन अगर हम इसके मनोविज्ञान को समझें, तकनीकों को पहचानें और खुद को जागरूक बनाएं, तो हम अपने निर्णयों को सुरक्षित रख सकते हैं।
और अगर कभी हमें दूसरों को इन्फ्लुएंस करना ही पड़े तो हमें इसे पारदर्शिता और नैतिकता के साथ करना चाहिए। असली ताकत दूसरों को मैनिपुलेट करने में नहीं, बल्कि खुद को मैनिपुलेट न होने देने में है। जब हम इस संतुलन को साध लेते हैं, तभी हम सचमुच स्वतंत्र सोच और सच्चे नेतृत्व की ओर बढ़ सकते हैं।